हेलो एंड वेलकम बैक टू डिजायर्ड एजुकेशन। वेलकम बैक टू पार्ट 2 वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट्स। तो जिसने कल की जो पार्ट 1 वीडियो थी, जिसने वो नहीं लगाया है वो प्लीज़ जाकर लगा कर आएँ। एक बार हम लोग क्विक रिकैप करते हैं कि कल वाले वीडियो में हमने क्या देखा। हमने पहले देखा 11 का रिकैप। 11 के रिकैप में हमने देखा कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं। एक सॉलिड होता है, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं और ऐसे टाइप के गैस के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था क्लास 11 का रिकैप। उसके बाद हमने देखा कि जो सॉलिड्स होते हैं वो 3 फॉर्म में पाए जा सकते हैं, एटम्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और साथ ही साथ आयंस के फॉर्म में। ठीक है, और जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब डेफिनाइट होता है, वॉल्यूम फिक्स होगी और मास भी फिक्स होगा। इसका एग्जांपल हमने एक कार की मदद से लिया था। ठीक है, सो इस कार ने और इस बुक ने, इस कप ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या कौन कैसा होता है, मतलब सॉलिड के शेप स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, शेप फिक्स होगी, वॉल्यूम फिक्स होगा, मास भी फिक्स होगा और सॉलिड्स के बीच में जो इंटरपार्टिकल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होते हैं, क्योंकि मतलब एटम्स के मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम एक दूसरे के पास पास होते हैं। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं इससे, जो हमने कल समझा भी था। मान लीजिए एक हमारे एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर ये एटम एक दूसरे के एकदम पास है, लग रहा है कि एकदम चिपक चुके हैं। इनके बीच में बहुत कम, मतलब अगर बहुत ज़्यादा जूम लेवल पर भी देखें तो इनका डिस्टेंस इतना सा होगा। ठीक है, मतलब बस इतना सा ही गैप होता है इन दोनों के बीच में। ये हमने कल देख लिया था, अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, और इतने कम डिस्टेंस होने की वजह से इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ये रिजिड होते हैं और साथ ही साथ इन्हें कंप्रेस करना नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम इनका कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये तो था कल का रिकैप। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और साथ ही साथ एमॉर्फस सॉलिड का डेफिनेशन तो नहीं, मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये बेसिकली होती क्या है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो ये एक ऐसे टाइप के सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर जिनका जो शेप होता है, मतलब इनका जो अगर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखें तो वो कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट बोलो या फिर डेफिनाइट बोलो, फिक्स होता है। ठीक है, इनका क्या, क्रिस्टल का जो ज्योमेट्री होता है वो फिक्स होने वाली है। वहीं इनका अगर बात करें तो इनका इनडेफिनाइट होता है। ठीक है, अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लिख लो, पहले लिख लो, अभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मान लो ये है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, दोनों का ये एग्जाम्पल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें तो इनका जो ज्योमेट्री होता है वो फिक्स है। ठीक है, और साथ ही ये क्या होते हैं, अरेंजमेंट होता है इनका कैसा, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंजमेंट है। आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर सर्कल है, फिर इसके बगल में, फिर इसके साइड में, फिर इसके साइड में, फिर इसके इधर इधर इधर, एकदम शेप में है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो या फिर नॉर्मली भी देखो तो आपको लग रहा है कि ये वाला जो है ये थोड़ा सुधरा हुआ बच्चा है। ठीक है, मतलब ये सब कुछ फिक्स आराम, मतलब अकॉर्डिंगली कर रहा है। यहाँ पर भी ठीक है, 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 मतलब एक टाइप का ऑर्डर को ये मेंटेन करते हुए चल रहा है। वहीं अगर बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो आप यहाँ पर देखो ये क्या है, पहले इधर कुछ और है, यहाँ पर 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 कुछ और है, मतलब ये खुद का जो पैटर्न है उसे फॉलो नहीं कर रहा। ये होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स और ये होते हैं जो पैटर्न को फॉलो करें वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो पैटर्न को फॉलो ना करें वो होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। इनका छोटा छोटा सा पॉइंट है, उसको लिख लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो ये डेफिनाइट क्रिस्टल का शेप फॉलो करते हैं। ठीक है, इनके पास इनका जो क्रिस्टल का जो शेप होता है वो डेफिनाइट होता है। अब पूछो ये डेफिनाइट क्यों होता है, क्योंकि इनके पास ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अभी आपने देखा इनका जो अरेंजमेंट था वो कैसा था, ऑर्डर्ड था। ठीक है, और वहीं अगर इनकी बात करें तो इनका क्या, एमॉर्फस सॉलिड्स का क्या होता है, इनडेफिनाइट क्रिस्टल का शेप। ठीक है, और ये किसकी वजह से होगा, आप सब गेस कर चुके होंगे ये किसकी वजह से होता है, ये होता है इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से। आगे बढ़ते हैं। इनका जो मतलब थर्ड पॉइंट देखा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर बात करें, इस एग्जांपल से समझेंगे, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं।
लॉन्ग रेंज मतलब एक ही टाइप का ऑर्डर ये लोग लंबे समय तक फॉलो करें, ठीक है। और वहीं अगर एमॉर्फस की बात करें तो अगर मान लो इन्होंने गलती से कोई ऑर्डर फॉलो कर भी दिया, एक तो पहले वो करेंगे नहीं, लेकिन अगर गलती से कर भी देंगे तो सिर्फ दो मतलब छोटा सा ड्यूरेशन तक ही फॉलो कर पाएंगे। वहीं अगर क्रिस्टलाइन की बात करें तो ये लोग फॉलो करते हैं और लंबे समय तक फॉलो करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए समझते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में जाते थे, ठीक है। अभी तो नहीं, लेकिन आप जब जाते थे तो आप में होता था कि फर्स्ट रो सेकंड रो ऐसे कर कर के आपके पास बहुत ज़्यादा रोज़ होती, ठीक है। फिर साइड में भी थोड़ा सा गैप देकर वैसे ही रोज़ होती थी, ठीक है। अब आपके टीचर ने क्या बोला, जनरली स्कूल में ऐसे ही होता है, टीचर यहाँ पे बैठते हैं और ये बच्चों का डेस्क होता है, ठीक है। तो फिर टीचर ने बोला कि एक टेबल पर सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चा ही बैठेगा, ठीक है। तो एक होता है सेक्शन ए अच्छा वाला, एक होता है सेक्शन बी, ठीक है। कोई सेक्शन बी का हो अच्छा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बस एग्जांपल में ले रहे हैं कि एक सेक्शन ए है जिसमें अच्छे बच्चे हैं और दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी जिसके अंदर बच्चे थोड़े से निकम्मे टाइप के, मतलब इनको मस्ती करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो सेक्शन ए के बच्चों को जब टीचर ने आकर बोला कि आज से हम एक रूल निकालेंगे कि एक बेंच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे ही बैठेंगे, 2 से ज़्यादा बच्चे अलाउड नहीं हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए वाले बच्चों ने क्या किया कि ठीक है भाई, मैम ने बोला है या फिर सर ने बोला है, हम वो फॉलो करने वाले हैं। तो दो दो करके सारे बेंच पे ऊपर बच्चे बैठ गए, ठीक है। ये क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है आप सबको। देखो अगर फादर प्रिंसिपल कभी मान लो गलती से स्कूल के अंदर क्लास के अंदर आपके प्रिंसिपल आ गए तो प्रिंसिपल बोलेंगे अच्छा सेक्शन ए का बच्चा अच्छा है, सब एक ही साथ एक ही ऑर्डर में दिख रहा है, एक ही बेंच के ऊपर, मतलब एक बेंच पे 2, फिर उसके पीछे भी 2, उसके पीछे भी 2, 2, 2, 2 करके बच्चे अच्छे से बैठे हैं। वही सिचुएशन इस क्रिस्टलाइन के साथ भी होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं सारे के सारे, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है कि देखो एक आप वहीं देखो ना, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वहीं एक अमॉर्फस देखो, लग रहा है कि क्या ही पता क्या कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल, मतलब क्रिस्टलाइन अच्छे से आएगा, समझ में आ गया होगा स्कूल वाले एग्जाम्पल की मदद से। वहीं अब दूसरा देखते हैं एमॉर्फस के सिचुएशन में क्या होता है। एमॉर्फस में टीचर ने फिर वहीं बोला कि 2 बच्चे गुस्से बैठेंगे। तो ये बच्चे क्या होंगे, जब टीचर जब तक है तब तक तो बैठ गया, ठीक है। या फिर मान लो बोला कि अच्छा ठीक है बैठेंगे, तो उस क्लास में भी गलती से अच्छे खासे कुछ बच्चे थे, तो मान लो फर्स्ट की 2 बेंच पे अच्छे वाले बच्चे बैठ गए, लेकिन फिर वो क्लास जैसी थी वैसे थे। अब फिर से बच्चे आए, मतलब बाकी के जो बच्चे थे बोलेंगे कि हम क्यों माने भाई, हम तो भाई 1 पे 3 बैठाएंगे, कभी कोई तो 1 पे 4 भी बैठाएंगे अगर ज़्यादा पतले पतले हो गए तो, ठीक है। तो ये होता है सिचुएशन एमॉर्फस के केस में, मतलब बच्चे बात नहीं मानते, ये रैंडमली बैठते हैं, और अगर बैठेंगे भी अच्छे से बैठेंगे भी तो ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही देर तक, ठीक है। यहाँ से आई गेस ये वाला ये वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन हो जाएगा जिसको अभी हम लोग लिखने वाले हैं। ये क्या करते हैं, ये लोग लॉन्ग रेंज का ऑर्डर फॉलो करते हैं, ओके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। और वहीं अभी आपने देखा अगर ये फॉलो करेंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर को ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई गेस 3 पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डेफिनेट क्रिस्टल के शेप में होते हैं और ये इनका शेप, क्रिस्टल का शेप डेफिनेट इनडेफिनेट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनके हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट क्या था, ये लोग ऑर्डर अरेंजमेंट फॉलो करते हैं और ये रेगुलर, ओके। थर्ड पॉइंट में था ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, ये शॉर्ट रेंज फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, पहले इस वाले को मिटा दूँ, लिखने का जगह नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, शार्प होता है, ठीक है। लिख लेते हैं, इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, ओके। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से क्या मतलब हुआ, शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने पता चला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होती है। मतलब कि अगर मान लो हम लोग एग्जांपल में लेते हैं NaCl, ठीक है, नमक। तो नमक का मान लो एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस से पहले वो 49 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सॉलिड के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस हुआ ये क्या हो गया, मेल्ट करना शुरू हो गया,
ठीक है, ये होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया, मतलब शार्प है, एकदम शार्प है। जैसे ही 49 था तब तक ठीक है भाई, 49 तक हम लोग सॉलिड के फॉर्म में रह सकते हैं। जैसे ही 50 हुआ, बोला कि नहीं अब हो गया, मेरा जितना कैपेबिलिटी था उतना हो गया, अब मैं मेल्ट करूँगा। ठीक है, ये था, ये जो चीज़ है वो क्रिस्टलाइन फॉलो करते हैं। वहीं बात कर लेते हैं एमॉर्फस के सिचुएशन में क्या होता है। तो एमॉर्फस वाले क्या करते हैं, ये इनके पास डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट होता है। और डिफ्यूज मतलब मान लो हमारे पास एक हो गया वैक्स, ठीक है, या फिर मोमबत्ती, मतलब वैक्स क्या होते हैं, मोमबत्तियाँ, ठीक है। तो मोमबत्तियों के केस में क्या होता है, अगर आप एक कैंडल बर्न करोगे, ठीक है, मान लो ये कैंडल है, इसे आपने जला दिया, ठीक है, कैंडल जल रहा है, तो कैंडल का अगर मान लो जो जल रहा है, इसका अगर मान लो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मान लो इसका मेल्ट करने का जो टेम्परेचर है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस की गर्मी दी जाएगी, हीट प्रोवाइड की जाएगी, तो ये मेल्ट करना मतलब मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो इसका ये किसका एग्जांपल में, एमॉर्फस के एग्जांपल में है। तो इसका नेचर कैसा होगा, ये जब 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब से ये पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस पे भी पिघलना शुरू हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस आते आते ये तो पूरा पिघल ही जाएगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब इसके केस में क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्या था, एक पॉइंट आया जिसके बाद वो मेल्ट कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ तक ठीक था, पॉइंट आया, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस अटेंड किया, मेल्ट हो गया, ठीक है, अगर ग्राफ में देखें तो। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये क्या था भाई, 10 डिग्री पे से जाके मेल्ट करना है, तो ये मेल्ट करना शुरू कर दिया, फिर 10 डिग्री सेल्सियस जाते जाते तो ये तो पूरा मेल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया होगा इन डिफ्यूज्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, समझ में आ चुका होगा। चलिए तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, क्रिस्टलाइन का, और इनका होता है डिफ्यूज्ड, ठीक है, डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और बात करते हैं, अभी हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और इनके भी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एमॉर्फस के। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये हार्ड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल लिया था NaCl का, तो NaCl भी क्या है, नमक है, अपने घर का कॉमन सॉल्ट है। तो ये भी कैसा, आपको लिक्विड में तो मिलता नहीं है ना, गैस के फॉर्म में तो मिलता नहीं है, हाँ मिल सकता है, वो दूसरा सिचुएशन है। लेकिन जनरली कॉमन सॉल्ट किसके फॉर्म में मिलता है, जनरली तो सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। तो ये क्या होता है, हार्ड होता है। और वहीं इसकी बात करें एमॉर्फस की, तो एमॉर्फस क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स की बारी है, अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल में आपका क्वार्ट्ज आएगा, गैलेना आएगा, और साथ ही साथ डायमंड वगैरह ये सब आएगा, ठीक है। मतलब जो भी पत्थर आप देख सकते हो ये क्या है, हार्ड है, ठीक है। एक डेफिनेट क्रिस्टल फॉर्म, मतलब क्रिस्टल का शेप है इसका, और साथ ही साथ ये क्या करता है, अगर इसका पर्टिकुलर लेवल, मतलब पार्टिकल क्या लेवल पे जाए तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी फॉलो करता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, शार्प होने वाला है, ठीक है। ये सब एग्जांपल किसके हैं, ये सब एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ये सब एग्जांपल है। अब बोलो कि एमॉर्फस सॉलिड के, तो एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल में अगर देखें तो ग्लास आएगा, तो आप बोलो ग्लास भी तो सॉलिड है, ग्लास कैसे आएगा, तो ग्लास है, एक एग्जाम्पल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, जो चाहे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो या फिर एमॉर्फस सॉलिड्स हो, ये लोग एक टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग कहते हैं एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन वाले फॉलो करते हैं एनिसोट्रॉपी, ठीक। और वहीं ये जो एमॉर्फस वाले होते हैं ये फॉलो करते हैं आइसोट्रॉपी, ठीक है। अब आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी ये क्या होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। तो चलिए देखते हैं एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी होता क्या है, क्यों होता है, ठीक है। सो मैंने डेफिनेशन पहले लिख लिया क्योंकि डेफिनेशन लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है। तो एनिसोट्रॉपिक में क्या होता है, पहले इसको रीड करते हैं। व्हेन सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि म्यू हो गया, म्यू का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आर यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंट करें। तो व्हेन सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन,
जब अलग डायरेक्शन में मेज़र करते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मेज़र करते हैं एक ही क्रिस्टल के अंदर, ये नहीं कि दूसरे क्रिस्टल के अंदर, एक क्रिस्टल के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग अगर मान लो म्यू को मेज़र कर रहे हैं तो हमें अलग वैल्यूज़ मिल रहा है हर एक डायरेक्शन का। ठीक है, अभी बस पढ़ो समझो आगे, मतलब अभी बस सुनते हैं, आगे हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। आइसोट्रॉपी के केस में क्या है, जब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी वही है, म्यू ले लो या फिर रेजिस्टेंस ले लो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो या फिर रेजिस्टेंस ले लो, इसको मेज़र करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उसी मतलब सेम क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सेम वैल्यूज़ मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों का कंपैरिजन देखो, इसको हमने डिफरेंट डायरेक्शन में मेज़र किया उसी क्रिस्टल के अंदर तो हमें क्या मिल रही है, अलग वैल्यू मिल रही है हर बार। इसको हमने क्या किया, उसी क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में मेज़र किया तो हमें सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यही होता है आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी के बीच का डिफरेंस। क्या मतलब सब कुछ सेम, बस एक को डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करो तो डिफरेंट वैल्यू देगा, जो देगा वो क्या होगा, एनिसोट्रॉपी, और एक जो नहीं देगा वो जो सेम वैल्यू देगा वो होता है आइसोट्रॉपी। ठीक है, एनिसोट्रॉपिक एग्जांपल हमने ऊपर बोला कि ये होता है क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एनिसोट्रॉपी, और ये जो आइसोट्रॉपी वाले हैं वो क्या होते हैं, आपका एमॉर्फस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखो, ये रहा हमारा एक क्रिस्टल का एग्जांपल जिसके अंदर हम लोग अभी आपको एनिसोट्रॉपी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, मान लो ये क्रिस्टल का पार्टिकल्स है। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल का ये पार्टिकल्स है, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि लाइन के इस साइड में कुछ अलग, मतलब अलग अरेंजमेंट है। ठीक है, इधर की तरफ कुछ अलग डायरेक्शन, मतलब अलग अरेंजमेंट है। आप देख लो कि यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट जो है वो पार्टिकल्स का डिफरेंट है। वहीं अगर हमने मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू देगा। ठीक है, ये समझ लो, डिफरेंट डायरेक्शन मतलब हमने डायरेक्शन नंबर ए लिया। ठीक है, मान लो इसे बोल देता है डायरेक्शन नंबर ए। डायरेक्शन नंबर ए में हमें पता चला कि एक बड़ा डॉट, एक छोटा डॉट, एक बड़ा डॉट, एक छोटा डॉट, ऐसे ऐसे कर कर है। ठीक है, हमने एक दूसरी लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इस लाइन को हमने नाम दिया सी। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि एक बड़ा डॉट है, दूसरा भी बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, लाइन के इस साइड। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जैसा कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डिफरेंट डायरेक्शन में क्या देगा, डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है। एक डायरेक्शन में हमने देखा तो एक डायरेक्शन में हमें दिखा कि बड़ा डॉट, छोटा डॉट, बड़ा डॉट, छोटा डॉट, बड़ा डॉट, छोटा डॉट, बड़ा डॉट, और दूसरे वाले में हमने देखा तो हमें पता चला बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट। ठीक है, इससे हमें ये एक्सप्लेन हो, मतलब ये समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, हमने जो पढ़ा अभी कि आइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉलो करते हैं, ये हमें पता चल गया कि कैसा होता है, क्या होता है, फॉलो क्यों, मतलब फॉलो होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ दो, मतलब ये क्वेश्चन उठेगा किसी के माइंड में कि ठीक है भाई, होता है, समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का डिफरेंट डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है ना कि पार्टिकल्स डिफरेंट वे में अरेंज्ड हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। कहीं पर आप देखोगे तो बड़ा वाला का लाइन है, कहीं पर देखोगे तो छोटा लाइन है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये होता है, मतलब ये जो है, ये जो एनिसोट्रॉपी है, ये इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर आपने डायरेक्शन चेंज की तो आपका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, डिपेंडेंट। वहीं आइसोट्रॉपी के केस में एग्जाम्पल तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन वहीं मतलब आप समझ जाइए कि जैसे एनिसोट्रॉपी के केस में हमको अलग अलग वैल्यू मिल रही थी तो यहाँ पर सेम वैल्यू मिलेगा। आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मान लीजिए ये रहा एक एग्जाम्पल, ये प्रॉपर एग्जाम्पल तो नहीं है लेकिन फिर भी आई गेस समझ में आ जाएगा। हमने इस डायरेक्शन को लिया तो इसके बगल में भी सेम डायरेक्शन है, या फिर मान लो हमने ये वाला डायरेक्शन लिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे को प्रॉपर एग्जांपल नहीं मिला आइसोट्रॉपिक का। तो मान लीजिए समझते हैं कि मान लो हमारे पास पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में हमने इस लाइन को ड्रॉ किया किसी भी एक पार्टिकल के बीच में। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस लाइन के इधर हमें क्या मिल रहा है, बड़ा गोला, मतलब बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट, बड़ा डॉट। ठीक है, ये एक पैटर्न है।
ओके। ए वाला पैटर्न में हम एक बार लिख लेते हैं। ए वाले पैटर्न में क्या हमें मिला, बड़ा 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 बड़ा, ठीक है, बड़ा बड़ा गोला मिल गया। अब दूसरा वाला पैटर्न बनाएंगे। दूसरा वाला हमने लाइन लिया, मान लीजिए इस एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। इसको हमने मान लो सी लाइन दे दिया, ठीक है। इस लाइन का नाम हमने मान क्या दे दिया, सी दे दिया, ठीक है। अब सी के अलॉन्ग हमने क्या देखा कि सी के इधर क्या हो रहा है, बड़ा डॉट बड़ा डॉट बड़ा डॉट बड़ा डॉट बड़ा डॉट बड़ा डॉट बड़ा डॉट, ठीक है, बड़ा बड़ा डॉट्स मिल रहा है। तो हमें पता चला कि भाई इसमें क्या हो रहा है, चाहे तुम ए में लो चाहे तुम सी में लो, तुम्हें हर जगह से क्या मिल रहा है, बड़ा बड़ा डॉट मिल रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका आइसोट्रॉपी का, ठीक है। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो आइसोट्रॉपी है वो क्या है, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये क्या है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा चाहे आप ए लो चाहे आप ए लो चाहे आप सी लो, आपको डायरेक्शन अलग अलग मिल रहा है। सॉरी, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं, उसके बाद बस क्लास ख़त्म कर देते हैं, मतलब वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, पर कोई नहीं, समझ में आ रहा होगा आई गेस आप सभी को, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक इधर एग्जांपल्स आएंगे, आपकी जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो सारे के सारे, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आने वाले हैं, ओके। और एनिसोट्रॉपिक के अंदर आपके जितने भी अमॉर्फस वाले हैं वो सारे आएंगे। अब आपका एक क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, हमने उसका डायग्राम देखा था। डायमंड हो गया, ठीक है, और NaCl हमने एग्जांपल में लिया था, तो उसको भी ले लेते हैं। जितना भी आपको मतलब ये सब वैसे के एग्जांपल, पायराइट्स हो गया, गैलेना हो गया, जो हमने इमेजेस में देखा था। वहीं इसका एग्जांपल में लें तो इसके एग्जांपल में आपके अमॉर्फस वाले आएंगे, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन आइसोट्रॉपिक को फॉलो करते हैं। इसके एग्जांपल में हो गया आपका रबड़, ठीक है, प्लास्टिक्स, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, और ग्लास, ठीक है। अब इसके साथ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ये आखिरी है आज का टॉपिक, या फिर क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था बहुत अच्छा सा NCERT के अंदर, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसके कारण जिसको ये टॉपिक अभी तक अच्छे से क्लियर ना हुआ हो उसे भी क्लियर हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।